नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि AEE के अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है और आपको ये बताना है कि इन फैक्टर्स में से कौन सी वो रीज़न है, कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से क्या होता है, ओशन के अंदर जो करंट्स चलती हैं, ओशन के अंदर जो धाराएं चलती हैं, पानी की मूवमेंट होती हैं, उसको प्रभावित करती हैं। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, कौन सा सबसे कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर। सबसे पहला है रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड्स, डेंसिटी ऑफ द ओशन वाटर या फिर रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अगर हिंदी में बात करें, निम्नलिखित कारकों पर विचार करें और इसके अंदर पहला कारक जो है आपका पृथ्वी का घूमना, हवा का दबाव या फिर हवा। उसके बाद बात करें समुद्र के पानी का घनत्व या फिर पृथ्वी की जो रेवोल्यूशन है, जो घूमती है, क्रांति है जो, उसकी अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी वजह है जिससे जो प्रभाव है समुद्री धाराओं पर देखने को मिलता है, ओशन करंट्स पे देखने को मिलता है। सो ये जो आपकी जितने भी फैक्टर्स हैं इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से ओशन जो करंट्स है या फिर समुद्र के अंदर जो पानी एक जगह से दूसरी जगह चलता है उसी को बोलते हैं करंट, कि वो मूवमेंट क्यों होती है। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर बिल्कुल सही है। ये रीज़न बनता है जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। देखिए अर्थ की दो तरह की मूवमेंट है, रोटेशन और रेवोल्यूशन। घूर्णन होता है और एक वो क्या है, सन के चारों तरफ इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। तो जब अपने ही एक एक्सिस पे खड़े होकर वो घूमती है तो उसको बोलते हैं रोटेशन। तो अर्थ की रोटेशन की वजह से, मान लीजिए आपकी अर्थ है और इसकी रोटेशन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर्टिकुलर ये हम मान के चले 90 डिग्री एंगल है, खड़ी तो यहीं रहेगी, ठीक है, और इसी जगह पर खड़े होकर अगर यूं घूमना स्टार्ट करें तो उसको बोलते हैं रोटेशन। तो अब आप मान के चलिए अगर आप एक जगह पे खड़े हैं और आपने अपने हाथ में एक बोतल को, पानी की बोतल को या फिर कोई भी ऐसी एक चीज़ जिसके अंदर पानी है उसे होल्ड कर रखा है। अब जैसे ही आप गोल गोल घूमना स्टार्ट करेंगे, आप क्या देखेंगे कि पानी की जो गति है या पानी की जो डायरेक्शन है वो भी उसी डायरेक्शन में होगी जिस तरफ को आप घूम रहे होंगे। तो सेम चीज़ पृथ्वी पर भी अप्लाई होती है, अर्थ पे भी अप्लाई होती है। जब पृथ्वी घूम रही है, उसका कोर घूम रहा है, ज़मीन घूम रही है, तो उसके साथ पानी भी घूमेगा। तो इस वजह से जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही बनता है कि ये वजह तो है जिसकी वजह से ओशन के अंदर जो पानी की करंट्स है या फिर पानी की जो धाराएं हैं उनकी मूवमेंट देखने को मिलती हैं। सेकंड बात करें एयर प्रेशर एंड द विंड्स, बिल्कुल ये फैक्टर भी बनता है। क्यों? देखिए होता क्या है कि सन यहाँ पर है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब सन यहाँ पर है, सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही होगी, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जितनी भी हवा होती है ज़मीन पे वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से आसमान में उठ जाती हैं। क्योंकि हवाओं के ऊपर जो आपकी एयर है, अगर उसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो हल्की हो जाती है, उसके जो पार्टिकल है उनके बीच में गैप आ जाता है, वो हल्की हो जाती हैं और फिर वो ऊपर उठ जाती हैं आसमान पे। ज़मीन पे जो लो प्रेशर है वो बन जाता है। यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब ज्योग्राफी के अंदर क्या है कि हवा जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए पास में कोई जगह है, वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, तो वहाँ से हवा अब क्या है, लो प्रेशर की तरफ को जाएगी और उस एरिया को कवर करने की कोशिश करेगी। अब ये तो हो गया एक सिंपल एग्जांपल कि किस तरह से हवा मूव करती है। अब इसी एग्जांपल को अगर आप ओशन के ऊपर ट्राई करके देखें, मान लें कि यहाँ पर एक ओशन है, यहाँ पर ओशन है और यहाँ पर उस ओशन के ऊपर हवा थी और वो हवा के ऊपर सनलाइट पड़ रही थी, तो वहाँ से हवा क्या है, गर्म होगी, राइज होकर ऊपर चलेगी। अब जो पास वाला कोई ओशन के उसी समुद्र के आसपास का कोई क्षेत्र है, वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रही थी बादलों की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से, तो वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया था, मतलब वहाँ पे हवा ज़्यादा थी। तो हवा क्या करेगी, अब लो प्रेशर की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगी। तो जब ये लो प्रेशर की तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगी तो हवा जिस रास्ते से गुजर रही होगी उस पर पानी है, समुद्र है, तो वो पानी को भी अपने साथ उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। इस एग्जाम्पल को आप और आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने कोई तालाब देखा हो, तालाब पर आप मान के चलिए कि आप किस तालाब के किनारे बैठे हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो जिस डायरेक्शन में हवा जा रही होगी आपको नज़र आएगा कि जो तालाब का पानी है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेकंड जो हमारा रीज़न है वो भी बिल्कुल सही हो गया। एयर प्रेशर की वजह से जो पानी की मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं, समुद्र के अंदर घनत्व की या फिर ओशन वाटर जो है उसके अंदर डेंसिटी की बात करें, तो देखिए ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। किस तरह से ये सही होगा, जिस तरह से हवा की डेंसिटी हाई प्रेशर लो प्रेशर उसकी वजह से मूवमेंट होती है, यहाँ पे लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से विंड मूव करेगी, सेम एग्जैक्टली उसी तरह से ओशन वाटर की भी मूवमेंट होती है। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी का जो घनत्व है वो ज़्यादा है, ओशन वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एक जगह पर, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर ओशन वाटर की डेंसिटी कम है, तो जहाँ पर कम है उस तरफ को पानी की मूवमेंट होगी फ्रॉम दी
हाई डेंसिटी एरिया जहाँ पर ओशन वाटर के घनत्व ज़्यादा है। तो आप सिंपली मान के चलिए कि एक जगह पर एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है, हाई डेंसिटी है ओशन वाटर की, ठीक है, डेंसिटी जो यहाँ पर ज़्यादा है ओशन वाटर की, और एक जगह पर आपकी लो है। तो जो हाई डेंसिटी एरिया होगा वहाँ से ओशन वाटर मूव करेगा लो डेंसिटी की तरफ को, उसको बराबर करने के लिए। अब पानी की डेंसिटी में किस तरह चेंज आता है या फिर क्यों चेंज आता है, उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि समुद्र पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है, और ये समुद्र जो है बड़ा समुद्र है, इसमें दो एरियाज हम मान के चलते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर एक आपका बहुत बड़ा ओशन है, ये वाला जो हिस्सा है इस तरफ वाला, यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत अच्छी खासी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर है, और इधर वाले हिस्से में जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर नहीं पड़ रही है। तो होगा क्या, सूरज की रोशनी जब यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ पर हवा गर्म होकर जिस तरह से ऊपर उठती है, एग्जैक्टली सेम उसी तरह से जो पानी होगा वो भी क्या करेगा, गर्म होगा, और गर्म होने के बाद इवेपोरेट होगा, वाष्प बनेगा और ऊपर उठ जाएगा, आसमान में चला जाएगा। तो अगर मान के चल रहे हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 100 लीटर वाटर था और इस तरफ भी 100 लीटर वाटर था, तो यहाँ से तो पानी कम हो गया क्योंकि वो इवेपोरेट करके ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर वाटर की डेंसिटी कम हो गई। अब यहाँ पर कम होकर कितनी होगी, मान के चलते हैं 80 लीटर्स रह गया। तो यहाँ पर जहाँ पर 100 लीटर वाटर है, यहाँ से वाटर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, पानी क्या है दूसरी तरफ को मूव करना स्टार्ट करेगा, जाना शुरू करेगा। तो क्या होगा, वाटर की मूवमेंट स्टार्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ये क्यों स्टार्ट हुआ, डेंसिटी की वजह से, क्योंकि एक जगह पे पानी की डेंसिटी कम थी। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो भी सही है। लास्ट ऑप्शन की अगर बात करें, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना स्टार्ट करती है उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। अब ये मान लीजिए जो पृथ्वी है आपकी यहाँ पर थी पहले, और यहाँ से मूवमेंट जो है इस डायरेक्शन में होनी स्टार्ट हो गई, मतलब कि इधर जा रही है। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से, ये रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है 365 डेज लगते हैं इस रेवोल्यूशन को। तो ये 365 डेज में जो रेवोल्यूशन आपका कंप्लीट करती हैं, इस रेवोल्यूशन की वजह से समुद्र में पानी की जो मूवमेंट है वो नहीं होती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो चौथा फैक्टर है वो आपका सही नहीं है, बाकी तीन जो आपके सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो सही उत्तर होगा आपका, कि ये सब फैक्टर्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जो कि समुद्र के अंदर जो पानी की धाराएं बहती हैं उनको, उनके अंदर बदलाव का मुख्य कारण बनती हैं। तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की बात करें तो देखिए, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कंपेयर टू द कोस्टल एरिया, व्हाट इज और आर द रीजंस और रीजन। हिंदी में बात करें, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में तापमान की वार्षिक सीमा जो होती है तटीय क्षेत्रों के मुकाबले आपको क्या है, अधिक देखने को मिलती हैं। इसके कारणों की व्याख्या करनी है या फिर कारणों के बारे में हमें चर्चा करनी है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो देखिए, भारत की अगर बात करें, ये भारत है आपका, ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, कॉन्टिनेंट इन द सेंस जमीनी भाग, ठीक है। और भारत के इस तरफ क्या है, अरेबियन सी नज़र आता है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल नज़र आता है, तो यहाँ पर क्या है, समुद्र है दोनों तरफ में। तो सवाल ये कहा जा रहा है कि जितना भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो भी महाद्वीप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, और जो ओशन होते हैं, समुद्र होते हैं, उनमें जो तापमान होता है वो कम होता है पूरे साल भर में, ठीक है। तो उसकी वजह की हमने बात करनी है कि ऐसा क्यों होता है। ये फैक्टर्स लिख रखे हैं, हमने इनकी बात करनी है। तो यहाँ पर देखें, पहला आपका फैक्टर है जो कि कहता है थर्मल डिफरेंसेस बिटवीन लैंड एंड वाटर, कि भूमि और जल के बीच में तापीय अंतर होता है। किस तरह से, एक सिंपल सी चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक सेम लैटिट्यूड पे, ये लैटिट्यूड है, इसको मैं मान के चलता हूँ कि ये 30 डिग्री की लैटिट्यूड है। अब इस 30 डिग्री की लैटिट्यूड पे ऑल ओवर पूरे अर्थ पे बराबर ही सनलाइट पड़ेगी। इतना याद रखिएगा कि हर लैटिट्यूड पे, हर अक्षांश रेखा पर पूरे विश्व में सेम सूरज की रोशनी पड़ेगी। अगर ये 30 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर पूरे विश्व में अलग अलग जगहें हैं, तो यहाँ पर 30 डिग्री पे सभी जगह बराबर ही सूरज की रोशनी पड़ेगी। हाँ, 30 से अगर हम 29 पे जाएंगे या फिर 30 से हम 31 पे जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग डिफरेंस आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई प्लेस ए है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है, तो इन सभी जगहों पे बराबर रोशनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक 30 डिग्री की लाइन है, उस 30 डिग्री की लाइन पे आपको एक लैंड एरिया भी देखने को मिल रहा है, एक ओशन भी देखने को मिल रहा है।
मान लीजिए 30 डिग्री की लाइन है, जहाँ पर आपका क्या है, एक लैंड एरिया है, ये वाला आपका लैंड एरिया है, ज़मीन है, और इस तरफ आपका क्या है, पानी वाली जगह है, कोई भी पानी वाली जगह है। तो दोनों जगह पे सूरज की रोशनी जो है वो बराबर पड़ रही है, इधर भी रोशनी पड़ रही है, इधर भी रोशनी पड़ रही है। अब इन दोनों में तापमान के अंदर थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा, क्या कि जो ज़मीन होगी वहाँ का जो तापमान होगा, पूरे दिन अगर सनलाइट पड़ी है, मान लीजिए सूरज की रोशनी पड़ी है, तो पूरे दिन का जो टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अगर मैं समुद्र की बात करूँ तो यहाँ पर पूरे दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ऐसा क्यों होगा? सूरज की रोशनी तो बराबर पड़ी है। इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन होती है, जो सतह होती है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कंपैक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो जो हीट ट्रांसफ़र होती है, अब हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, आपने सुना होगा कन्वेक्शन, ये सब चीज़ें सुनी होगी, इसके अंदर हीट ट्रांसफ़र होती है। अब मान लीजिए ये जो है आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें क्या होगा, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट ट्रांसफ़र होने में वक्त लगेगा क्योंकि बीच में गैप है। लेकिन अगर मैं लैंड की बात करूं तो लैंड एरिया के जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के इतने नज़दीक होंगे कि वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होने में वक्त जो है वो कम लगेगा। तो अब मान लीजिए 12 घंटे सनलाइट पड़ी, तो इस 12 घंटे में इसका जो ज़मीन है उसका तापमान बढ़ता रहा और कितना 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब ये पानी है, इसके अंदर तो जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर है, तो हीट ट्रांसफर होने में वक्त लगा। तो 12 घंटे ही सनलाइट पड़ी है पानी में भी, समुद्र में भी, लेकिन फिर भी उसका जो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बढ़ा और 25 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो यही आपका पहला ऑप्शन है कि थर्मल इंडिफरेंसेस जो होते हैं, कि भूमि और जल के बीच में जो तापीय अंतर आता है पार्टिकल्स की वजह से, क्या वो वजह है जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो है, महाद्वीप जो हैं, वो आपके ज़्यादा गर्म होते हैं और जो समुद्र होता है वो कम गर्म होता है। तो इसका पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अब एक ही जगह पर हो सकता है कहीं पर माउंटेन भी हो, कहीं पे आपका प्लेट्यू भी हो, कहीं पर आपका प्लेन एरिया भी हो। तो कह रहे हैं कि इस वजह से समुद्र और जो आपका कॉन्टिनेंट होते हैं, महाद्वीप होते हैं, उनके बीच में तापमान का अंतर होता है। तो ये आपका गलत है। हाइट के साथ इसका कोई खास किसी भी तरह का लेना देना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहाड़ जो है, माउंटेन, तो आपके समुद्र में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे तो फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। और हो सकता है जो आपके महाद्वीप हैं उनमें प्लेन एरिया हो, तो हाइट हो सकता है कि समुद्र के अंदर पहाड़ बने हो, उन पे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए वैसे देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़मीन से जितनी ज़्यादा ऊपर होती है, देखिए ज्योग्राफी के अंदर कई फैक्टर्स हैं। अब नॉर्मल अगर मैं बोलूँ आपको, बाकी सब चीज़ों को नॉर्मल रखा जाए तो जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे टेम्परेचर, उस चीज़ पे रोशनी ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर घटता भी है। तो खैर वो अलग चीज़ है, बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। बट नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये यूँ कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से कॉन्टिनेंट और ओशन के जो हाइट का डिफरेंस होता है उसकी वजह से आपका जो कॉन्टिनेंट है वो गर्म होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये फैक्टर आपका बिल्कुल गलत है। प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, कह रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, मतलब हवाएं जो चलती हैं, उनकी वजह से होता है। तो देखिए ऐसा होता है कि हवाएं तो कॉन्टिनेंट में भी चलती हैं और समुद्र में भी चलती हैं। अगर एक हवा आपकी महाद्वीप से चल रही है तो वो समुद्र तक भी आएगी। तो अगर उस हवा की वजह से कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर गर्म हो रहा है तो वो तो समुद्र का भी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। और ये ईयरली, वार्षिक सीमा की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। साल के कुछ महीने में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि किसी जगह का जो समुद्र का टेम्परेचर, तापमान है वो ज़्यादा हो, कॉन्टिनेंट का कम हो, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर एक एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए, वार्षिक सीमा की बात की जाए, पूरे साल को अगर हम देखें तो क्या होता है कि कॉन्टिनेंट्स, आपके जो महाद्वीप होते हैं, वो ज़्यादा गर्म होते हैं कंपैरेटिवली टू दी समुद्र या फिर जो महासागर हैं उनके। तो ये थर्ड वाला भी गलत है। हैवी रेन्स इन दी इंटीरियर, ये वाला भी आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा या फिर 1 ओनली होगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही सही है। मैंने आपको वो जो पार्टिकल्स वाली बात बताई। अब आप इस मैप में देखिए, यहाँ पर आपको जितना भी ओशन नज़र आ रहा है, ये सारा ओशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? अगर कोई चीज़ डार्क कलर में नज़र आ रही है, जैसे कि ये डार्क रेड कलर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसका मतलब है कि यहाँ पर तापमान जो है वो ज़्यादा है। और अगर आपको येलो या फिर लाइट ऑरेंज या फिर लाइट येलो में नज़र आ रहे हैं तो उसका टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम है। तो आप अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे -25, यहाँ पर 0.25, यहाँ पर यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये आगे बढ़ रहा है। मतलब कि जितना डार्क कलर होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। अब देखिए इस पिक्चर में एक और ख़ास बात भी है। ये जो पिक्चर है वैसे तो ये टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रही है, बट इस पिक्चर में ख़ास बात क्या है कि ये आने वाले
कई दशकों का टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रही हैं, फोरकास्ट कर रही है कि किस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पोलर एरिया में तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जिस तरह से जो आपका ये एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अगर बदलाव चलता रहा, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब इश्यूज जो है कंटिन्यूसली बढ़ते रहे, तो ये जो पोलर एरियाज़ हैं या फिर सब पोलर एरियाज़ हैं, उप ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ का टेम्परेचर इस इक्वेटोरियल एरिया या फिर टेम्परेट एरिया से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें आने वाले 50 सालों के अंदर। खैर वो हमारा विषय नहीं है बात करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओशंस का टेम्परेचर कम है और जो लैंड एरिया है अंदर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। अगले सवाल की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल? अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एंड द लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। अब देखिए 10 डिग्री चैनल होता क्या है। ये जो 10 डिग्री चैनल है एक्चुअली में है क्या, जहाँ पर दो शब्द है, एक तो 10 है उसके बाद है चैनल। तो चैनल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो लैंड एरिया है उनको आपस में एक दूसरे से अलग कर रही है। तो होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर एक ज़मीन है, यहाँ पर एक ज़मीन है, उनके बीच में पानी बह रहा है, तो हम कहेंगे ये चैनल है। ओके, अब इसके साथ 10 भी लगा है, तो 10 का क्या मतलब है, देखिए अर्थ के ऊपर बहुत सारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपको नज़र आ जाएंगे। अगर मैं भारत की बात करूँ तो आप यहाँ पर देखिए, भारत में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 10 डिग्री वाली लाइन जा रही है, यहाँ पर 20 वाली जा रही है, यहाँ पर 30 वाली जा रही है। ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं, ऊपर से जो आ रही है ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो इन्हीं की बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर 10 डिग्री वाली एक लैटिट्यूड जा रही है, आपको नज़र आएगी कि यहाँ से लगभग यहाँ से 10 डिग्री की एक लैटिट्यूड जा रही है। अब इसी 10 डिग्री की बात की जा रही है। ये 10 डिग्री, इसको चैनल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है 10 डिग्री चैनल? क्योंकि यहाँ पर ये जो अंडमान आइलैंड्स हैं ऊपर वाले, हमारे यहाँ पर जो अंडमान आइलैंड्स है और यहाँ पर जो निकोबार आइलैंड्स हैं, इन दोनों को अलग करता है ये बीच का वाटर बॉडी। मैंने कहा ना चैनल किसे कहेंगे, जो दो ज़मीनी जगहों को, ये अंडमान भी आइलैंड्स है, ज़मीन है, और ये निकोबार भी ज़मीन है, इनके बीच से पानी गुजर रहा है, तो इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। अगर ब्रॉड पिक्चर में देखें तो ये आपको नज़र आ जाएगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड का ग्रुप की अगर बात करें तो निकोबार आइलैंड्स और अंडमान आइलैंड्स, इन दोनों को अलग करने वाला यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो है गुजर रहा है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू narrow and parallel mountain ranges in the upper reaches of the river Brahmaputra make U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to, हिंदी में अगर बात करें, 3 नदियों के बारे में बात की जा रही है, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग। कह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं और ये ऊपर से जब बहती हैं, तिब्बत से बहने के बाद हमारे जो हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके साथ साथ में होकर ये बहती हैं। अगर बात करें इन तीनों नदियों में से, तो जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या करती है, आपके नॉर्थ ईस्ट में जब अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंचती है तो वहां पर यूं बहते बहते एकदम से यू टर्न लेती है और भारत के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो जो यू टर्न लिया जाता है ब्रह्मपुत्र से, वो क्यों लिया जा रहा है, क्या वजह है। तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन है आपका पहला अपलिफ्ट ऑफ द फोल्डेड हिमालयन सीरीज, या फिर ऑप्शन बी की बात करें सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल यंग माउंटेन्स हिमालयाज, या फिर सी अगर मैं बात करूं जियो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस इन द टर्शियरी फोल्ड माउंटेन चेन्स, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हिंदी में अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है मुड़ी हुई हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्थान, या फिर बी बात करें भूवैज्ञानिक रूप से युवा हिमालय का वाक्यात्मक झुकाव, या फिर सी तृतीय वलित पर्वत श्रृंखलाओं में भू विवर्तनीकरण गड़बड़ी के कारण, या फिर डी है ए और बी दोनों। तो देखिए इसके अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, सिंटैक्सिकल बेंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल यंग हिमालय। इसका मतलब क्या है, आपको एक पिक्चर के थ्रू मैं बताता हूं। देखिए पहले देख लेते हैं, ये रही आपकी ब्रह्मपुत्र, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर जो ओरिजिनेट हो रही है, यहीं पर आपकी दूसरी नज़र आपको नज़र आएगी जो इरावदी है, ये आपकी म्यांमार के अंदर फ्लो कर रही है। उसके बाद मेकोंग रिवर ये रही, ये भी आपकी म्यांमार की तरफ से फ्लो करती हुई जा रही है। पॉइंट ये है कि ये तीनों रिवर्स का जो ओरिजिन है ना, यहाँ पे तिब्बत से हो रहा है, लगभग यहाँ तिब्बत आसपास से हो रहा है तीनों रिवर्स का। अब ये तीनों रिवर्स कह रहे हैं कि फ्लो करती हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस के साथ। ब्रह्मपुत्र भी इस तरह से बह रही है,
और ये भी यहाँ से इरावदी बहेगी, यहाँ से मेकोंग बहेगी। तो तीनों रिवर्स हिमालयन माउंटेन रेंज के साथ साथ बहती हुई नजर आएगी। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आप अगर देखेंगे तो एकदम से उसने टर्न ले लिया, यूं बहते हुए आ रही, और यहाँ पर एकदम से अंदर को टर्न ले लिया और भारत के अंदर एंटर कर दिया। तो उसी की बात कर रहे हैं कि ये क्यों किया। तो जो हम आपको बता रहे हैं इसका राइट आंसर सिंटैक्सिकल बैंडिंग ऑफ द जियोलॉजिकल यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो पहाड़ हैं हमारे, अगर आप मान के चलिए कि ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, और उसके बाद आपकी अगली आ जाएगी, मिडिल आ जाएगी, अपर हिमालयन रेंजेस आ जाएगी। तो ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र है, मान लीजिए यहाँ से आपकी जो उसका ओरिजिन हुआ और इस तरह से बहती हुई आ रही है पहाड़ों के साथ। अब इस बीच में जो पूरा रास्ता है उसे अंदर आने की कोई जगह नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पर नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर जो हमारे पहाड़ है ना वो खुद भी मुड़ जाते हैं नीचे की तरफ को, इस तरह नीचे की तरफ को आ जाते हैं। आगे को जाने चाहिए थे बट आगे को नहीं जा रहे हैं, नीचे की तरफ को मुड़ जाते हैं। तो ये जो रिवर है वो भी आपकी नीचे की तरफ को मुड़ जाती है और यहाँ से इससे जो एंट्री है अरुणाचल प्रदेश से वो मिलती है और ये फिर इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। तो ये जो बैंड है ये इसी को बोलते हैं सिंटैक्सिकल बैंड। और ये बैंड आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा, आपको वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी जो हिमालयन रेंज है यूं आई और इस तरह से मुड़ गई, और यहाँ पर भी ये माउंटेन रेंज इस तरह से नीचे की तरफ को मुड़ गई। जो पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की अगर बात करो, जम्मू कश्मीर, पेशावर और ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान का, वहाँ से, तो वहाँ से ये भी मुड़ जाते हैं। तो ये दो सिंटैक्सिकल बैंड नजर आएंगे आपको, एक नॉर्थ में और एक ईस्ट में, इस तरह से। तो इसी की वजह से जो आपकी रिवर है ब्रह्मपुत्र वो भी मुड़ जाती है पहाड़ों के साथ साथ ही नीचे को। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सिंटैक्सिकल बैंड। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है आपका, द नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट, वाई। सवाल है आपका कि नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीप नदियाँ आपकी पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है। तो देखिए इसका जो ऑप्शंस है वो है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। ऑप्शन बी है, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन 3 है आपका, द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। हिंदी में अगर बात करें तो ये जो आपकी नदी है एक रेखीय भ्रंश घाटी से उस पर बहती है, या फिर बात करें सेकंड की, यह विंध्य और सतपुड़ा जो पहाड़ हैं उनके बीच से बहती है, या फिर तीसरे की बात करें, मध्य भारत में भूमि का ढलान ही पश्चिम की ओर है इसलिए उस तरफ बहती है। तीनों ऑप्शंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखिए रिफ्ट वैली एक्चुअली में क्या होता है, पहले रिफ्ट वैली जान लेते हैं। जब दो मान लीजिए ज़मीन है, उस ज़मीन में क्या हो गया, एक ज़मीन इस तरफ को खिसक गई, दूसरी इस तरफ को खिसक गई, तो ये जो बीच वाली ज़मीन है वो नीचे की तरफ को धंस जाएगी। अब ये जब नीचे को धंस जाती है तो इसी को रिफ्ट वैली बोला जाता है। कई केसेस होते हैं, देखिए रिफ्ट वैली बनने के दो केसेस, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये लैंड इस तरफ को जाएगी, दूसरी इस तरफ को जाएगी, तो ये नीचे को धंस जाएगा सेंटर वाला पार्ट। एक और ऑप्शन ये भी है कि जो साथ वाली जो ज़मीनें हैं वो ऊपर की तरफ को उठ जाए, ये उठ जाए, ये उठ जाए, और बीच वाला हिस्सा ना उठ पाए तो भी एक रिफ्ट वैली बन जाएगी। तो इसी को रिफ्ट वैली बोलते हैं। और नर्मदा की खास बात क्या है कि वो रिफ्ट वैली के अंदर ही फ्लो करती है, मतलब कि एक तरफ की ज़मीन है वो भी ऊपर उठी हुई है, दूसरी तरफ की उठी हुई है, जो बीच का हिस्सा है वो आपका क्या है, लो लाइंग है, नीचे की तरफ है, तो उसी को रिफ्ट वैली बोला जाता है। और नर्मदा वहीं से फ्लो करती हैं। इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा, साइड की ज़मीन ऊपर है, ये वाली भी ऊपर है, तो ये बीच से जो बह रही है ये आपकी क्या हो जाएगा, रिफ्ट वैली हो जाएगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। अब देखिए सतपुड़ा और विंध्या ये वाला ऑप्शन नहीं है, या फिर तीसरा जो कह रहे हैं कि जो इंडिया का सेंट्रल वाला पार्ट है वो झुका हुआ इस तरफ को है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और रिवर्स भी हैं। अगर मैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करूं तो आपकी कृष्णा, कावेरी, वो सब आपकी वेस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब उनका जो ओरिजिन है वो आपका पश्चिम में है, वहाँ से शुरू होती है, लेकिन बहती वो पूर्व की तरफ को है। लेकिन नर्मदा का उल्टा है, नर्मदा सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होती है और बहती आपकी पश्चिम दिशा की तरफ को है। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए आपका सही होगा। जहाँ पर देखिए यहाँ पर विंध्या और सतपुड़ा रेंज है, उसके बीच से आपकी ये नर्मदा बहती हुई जाती है अरेबियन सी की तरफ को। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब नदियाँ क्या हैं, ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है या यहाँ से हो रही है, और लेकिन फ्लो इस डायरेक्शन में कर रही है। तो अगर सेंट्रल इंडिया मतलब जो मध्य भारत है अगर वो टेढ़ा ही इसी तरफ को होता तो बाकी नदियाँ भी इसी तरफ को जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये है कि वो रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करती हैं, इसलिए जो आपकी नर्मदा रिवर है वो उसकी डायरेक्शन ये देखने को मिलेगी। तो आगे अगर बात करें, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।
गोयला क्लासेस की तरफ से AEE को टारगेट करते हुए आपका असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करते हुए कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज़ वाला जो कोर्स है आपको 999 के अंदर मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज़ होगी आपकी और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी कंप्लीट सिलेबस को देखकर बनाई गई है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा कंप्लीट जो कोर्स है ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके अलावा हरियाणा जीके, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, इंग्लिश लैंग्वेज, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, क्वांट, रीजनिंग, मतलब कि पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो करवाया जाएगा। अगर इस कोर्स को आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको 50% डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये 9,999 का कोर्स अभी आपको 4,999 का पड़ेगा। ये जो ऑफ़र है लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस हमारी ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो भी कोर्सेज होंगे या फिर कोई भी जानकारी लेनी हो। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि HPSC AEE के नाम से आपको मिल जाएगा 2023। अगर ये जो चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी और तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।